हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स स्कूल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में आज पार्ट 1 में हम कवर करने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स फॉर एनपीओ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एनपीओ। एनपीओ होते क्या हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एज द नेम सजेस्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का मतलब होता है जो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो जिनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, वो बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के रन होते हैं। तो लेट अस सी द मीनिंग एंड देन आई विल एक्सप्लेन द एग्जांपल्स सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। So, definition is organizations set up for providing service to its members and public in general. एनपीओ वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनको सेटअप किया जाता है किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। किसको देना है सर्विस? टू इट्स मेंबर्स एंड पब्लिक इन जनरल। एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। और नॉर्मली वो कोई बिजनेस एक्टिविटी भी नहीं करते हैं। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये मैनेज किया जाता है। एनपीओ का मैनेजमेंट कौन देखता है? एनपीओ का मैनेजमेंट देखते हैं। एनपीओ का मैनेजमेंट कौन देखता है? एनपीओ का मैनेजमेंट देखते हैं उसके ट्रस्टीज, जो कि फुली अकाउंटेबल है उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। फॉर एग्जांपल, क्या एक्टिविटीज़ के लिए वो अकाउंटेबल है? कि जितने भी फंड्स रिसीव्ड हुए हैं, उनका प्रॉपर अकाउंट्स, प्लस वो फंड्स कहाँ पर यूटिलाइज किए गए हैं, क्या उनसे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स थे वो मीट हुए हैं या नहीं। मैनेजमेंट मैनेज्ड बाय ट्रस्टीज, जो कि फुली अकाउंटेबल है किसको? टू मेंबर्स इन सोसाइटी। किस लिए? फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स रेज्ड फॉर मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम 3 तरह के अकाउंट्स बनाएंगे। फर्स्ट वन इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वन इज सेकेंड वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द थर्ड वन इज बैलेंस शीट। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल देख लो नॉट एनपीओ के, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लब्स। क्लब्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स क्लब होता है। लेट मी टेक वन एग्जांपल, और जब आप वीडियो देखते हैं तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप एक एक एग्जांपल सभी लोग कमेंट में लिखें, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये सारे भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो आई एम गिविंग वन एग्जांपल ईच एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन इन कॉमेंट कि वन एग्जाम्पल ऑफ ईच 7, राइट? सो क्लब्स, क्लब्स के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं स्पोर्ट्स क्लब का। स्पोर्ट्स क्लब क्या होते हैं? स्पोर्ट्स क्लब होते हैं जहाँ पर वो लोग जिनका थोड़ा बहुत जिनका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, वो सब मिलके एक उन लोगों ने क्लब बना लिया। अब क्लब में क्या होता है, वहाँ पर वो लोग खेलने जाते हैं, खेलने के लिए उनको इक्विपमेंट्स चाहिए, लेकिन उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो वो सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाते हैं उसके अंदर और इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, साथ में खेलते हैं उनकी एक्टिविटीज़, तो वो क्लब हो जाता है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि हर मेंबर से कुछ ना कुछ ले रहे हैं और फिर उसकी कुछ अकाउंटिंग नहीं करी। तो इन लोगों के यहाँ पर अकाउंटिंग भी होती है। अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वहाँ अकाउंटिंग होगी कि किस किस मेंबर ने कितना कितना पैसा दिया है। अगर वहाँ पे सब्सक्रिप्शन फीस होती है या फिर लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, जो भी होती है वो दी जाएगी, और फिर उसकी अकाउंटिंग की जाएगी कि कौन कौन से मटेरियल्स उससे परचेज हुए हैं, कितना खर्चा कहाँ पे हुआ है। इसलिए क्लब्स, ठीक है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है? जो चैरिटी करते हैं। अब चैरिटी करने वालों को अकाउंट्स की क्या ज़रूरत? डेफिनेटली ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो अकाउंटिंग नहीं करेंगे उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आया है और हमने किस किस काम में उसको लगाया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अकाउंट्स मेंटेन करना इसलिए भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नॉट फॉर प्रॉफिट है तो अकाउंट्स मेंटेन मत करो। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तो लीगल रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा ये कि आपको पता कैसे चलेगा कि यार आपको इनकम इतनी हुई है,
और मान लो कि आपने उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस कर दिए तो, इसलिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। स्कूल्स स्कूल्स भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं। आई नो आज के ज़माने में नॉट फॉर प्रॉफिट स्कूल्स मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे चलते हैं। स्कूल्स बहुत सारे होते हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे चलते हैं, और वहाँ पर भी अकाउंट ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी फीस रिसीव्ड होती है प्लस जितने भी टीचर्स को सैलरी दी है, उसके अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं, क्लासेस के एक्सपेंसेस होते हैं, तो वहाँ पर भी अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, कोई टेंपल सोसाइटी हो गई, सॉरी मतलब टेंपल ट्रस्ट हो गया। टेंपल ट्रस्ट यानी कि अगर कोई बड़ा सा टेंपल है, वहाँ पर डोनेशन आता है, एनोनिमस डोनेशंस आते हैं, स्पेसिफिक डोनेशंस आते हैं जो कि नाम से दिए जाते हैं, तो उन सब की अकाउंटिंग होती है। अगर अकाउंटिंग नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कितना पैसा है, और फिर आप उसको अप्रोप्रिएट कैसे करोगे कि कहाँ पे आपको कितना खर्चा करना है। तो इसीलिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फिफ्थ वन, ट्रेड यूनियंस तो सबको ही पता है, जो भी बड़ी सी कंपनी होती है उसमें जो छोटे लेबर एम्प्लॉयज़ वगैरह रहते हैं, उन लोगों का ट्रेड यूनियन होता है। तो वो लोग भी, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो भी है, तो वो लोग भी एक्यूमुलेट करते हैं कुछ मनी, क्योंकि उनका जो भी काम रहता है उसके लिए, तो वहाँ भी अकाउंटिंग ज़रूरी होती है। वेलफेयर सोसाइटीज़ वेलफेयर सोसाइटीज़ होती हैं वेलफेयर सोसाइटीज़ वेलफेयर सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती है जैसे सब लोग मिलकर कुछ वेलफेयर का काम कर रहे होते हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, वो लोग भी साथ में फंड्स इकट्ठा करके और अपने पर्पस मीट करते हैं, तो वहाँ पर भी अकाउंटिंग ज़रूरी है, वहाँ पर भी कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। दैट इज़ कि छोटे छोटे लोग हैं तो वो सब मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि एक बड़ा अमाउंट बन जाए, लेकिन उसका अलोकेशन कहाँ हो रहा है, जो जिस काम के लिए उन्होंने वो वेलफेयर सोसाइटी बनाई है उसमें कितना यूज़ हो रहा है, उसके लिए वहाँ पर अकाउंटिंग ज़रूरी है। सोसाइटीज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इसका एग्जांपल है जैसे थिएटर्स होते हैं, या फिर वो अ, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, और उनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, जस्ट उनका होता है कि फंड्स रेज करना, ऐसा कुछ काम करके और फिर उसको वापस उसी काम में लगाना। फॉर एग्जांपल कुछ पेंटिंग का ले लिया जैसे, तो पेंटर्स वगैरह कुछ लोगों ने मिलकर बना लिया, और फिर उसके बाद वो लोग अपने आर्ट का एग्जीबिशन वगैरह लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका भी खर्चा आता है, तो वहाँ पर भी अकाउंटिंग होती है, और वहाँ पर कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। मीनिंग ऑफ एनपीओ एनपीओ का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन है, एनपीओ आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड आर सेट अप एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस व्हिच फंक्शन विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। एनपीओ वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सेटअप होते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में, और जो वर्क करते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। उनका मेन एम सर्विस देना होता है पब्लिक को या फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप को। फंड्स रेज्ड, जो भी फंड्स वो रेज करते हैं, फॉर्म इसका फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी एंड इट हैज़ सब्सक्राइबर्स एंड मेंबर्स। इसका फॉर्म क्या होता है कि कोई ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटी होती है, और उसमें मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स होते हैं। यहाँ पर कोई ओनर, कस्टमर, वर्कर ऐसा कुछ नहीं होता है। मैनेजमेंट, इसको मैनेज कौन करता है? मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटी हर जगह बनाए होते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैनेजिंग कमेटी होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो गोकुल धाम वेलफेयर सोसाइटी है, तो वहाँ पर पीडे सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी का काम क्या हुआ? सारे अकाउंट्स मेंटेन करना, और जितने भी खर्चे हैं उनको अब वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, लेकिन जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं सोसाइटी के, प्लस जितना भी मेंटेनेंस वगैरह का आ रहा है, उन सबको असेस करना, और बाकी का जो एक्स्ट्रा बच जाता है पूरे साल में इनकम सोर्स से, उसको कैपिटल फंड में डाल देना, और फिर उसको यूज़ करना सोसाइटी के काम के लिए।
सोर्स ऑफ इनकम, इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशंस, लेगेसीज, ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। सरप्लस, जो भी सरप्लस होता है वो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है और मेंबर्स में नहीं बांटा जाता है। अ, ये कोई बिजनेस नहीं है कि हम ओनर्स में बांट दें या फिर शेयर्स में बांट दें। ये एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट, इसलिए जो भी सरप्लस होता है वो कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है, मेंबर्स में नहीं बढ़ता है वो। और जो फंड रेज करते हैं उसको कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड में क्रेडिट किया जाता है। अब कोई भी एनपीओ है तो उसकी रेपुटेशन कैसे बनती है? उसकी रेपुटेशन बनती है कि वो काम कैसा कर रहा है, what kind of welfare work that institution is doing। वहाँ पर कोई कस्टमर सेटिस्फैक्शन जैसी चीज़ नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है तो उसकी रेपुटेशन कैसे बनती है कि वो अपने कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहाँ पर कोई कस्टमर सेटिस्फैक्शन जैसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर इस बात पे आपकी रेपुटेशन बनती है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। यूज़ ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाई जा रही है या फिर जो भी है वो कि वो हम बना क्यों रहे हैं, उसका यूज़ क्या है? उसका यूज़ है फॉर कंट्रीब्यूटर्स। फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ है तो उसमें कोई क्यों पैसे लगाएगा, राइट? उसमें कोई क्यों पैसे लगाएगा? और अगर उसकी रेपुटेशन है फिर वो पैसे लगाएगा तो वो जानना चाहेगा कि मैंने जो पैसा दिया है एनजीओ को वो वाकई में उस काम के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो भी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए और लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनपीओ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किया जाता है और क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं और कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। देयर ट्रांजेक्शन, एनपीओ के जनरली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बैंक और कैश होता है, वहाँ पर क्रेडिट जैसा कुछ नहीं होता जैसा बिजनेस में होता है कि क्रेडिट में खरीद लिया क्रेडिट में बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। नॉर्मली, जनरली एंड मैक्सिमम बैंक और कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसलिए वो कैश बुक पूरे साल मेंटेन करके चलते हैं और लेज़र भी मेंटेन करके चलते हैं। तो कैश बुक में पूरे साल में जितने भी कैश और बैंक इनकम्स हुए हैं और जो पेमेंट्स हुए हैं, सॉरी रिसीट्स हुए हैं और जो पेमेंट्स हुए हैं उनको वो रिकॉर्ड करते हैं। लेज़र मेंटेन करते हैं, लेज़र किस लिए मेंटेन करते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर अकाउंट है जैसे सब्सक्रिप्शन, तो साल में 4 बार सब्सक्रिप्शन आया तो हम उसको अलग अलग नहीं लिख सकते, तो लेज़र अकाउंट में उन चारों को एक साथ करके और फिर उसका टोटल बैलेंस लिख दिया जाता है। स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर भी एनपीओ मेंटेन करते हैं कि उनके पास क्या क्या स्टॉक रखा। स्टॉक मतलब वो वाला स्टॉक नहीं जो बिजनेसमैन करते हैं कि हाँ वो रीसेल वाला स्टॉक, नो। जो भी उनके पास फिक्स्ड असेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स क्लब है तो उनके फिक्स्ड असेट्स क्या हो गए। अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वहाँ ऑफिस होगा, उस ऑफिस के अंदर लॉकर्स होंगे अलग अलग, जो भी स्पोर्ट्स क्लब के मेम्बर्स तो वो फिक्स्ड असेट में आ गया। वहाँ पर कोई कबर्ड होगा वो फिक्स्ड असेट में आ गया। और कंज्यूमेबल्स जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल्स वगैरह है या फिर ऑफिस स्टेशनरी है, जो भी ये सब इसमें आ गया स्टॉक रजिस्टर में। और एनपीओ में कोई कैपिटल अकाउंट नहीं होता है, यहाँ पर होता है सिर्फ कैपिटल फंड। और अकाउंटिंग क्यों की जाती है? ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, एनपीओ है, यहाँ पर कोई प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, पर अकाउंटिंग करते क्यों हैं? अकाउंटिंग करते हैं टू मिनिमाइज द मिस अप्रोप्रिएशन और एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स। और अकाउंटिंग इसलिए की जाती है कि हाँ अब पैसा तो आ गया, एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो बट जो पैसा आया है उसका प्रॉपर यूज़ हुआ है या नहीं, जिस काम के लिए आया है उसके लिए यूज़ हुआ है या फिर इधर उधर यूज़ हो गया, इसलिए। और फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या प्रिपेयर करते हैं इसमें वो बता देती हूँ। इट इज़ नेसेसरी टू नो वेदर द इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर was sufficient to meet the expenses or not। क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि ये जानना कि जितना भी इनकम जनरेट हुआ है वो उससे सारे जो एक्सपेंसेस है वो पूरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। और सारी जितनी भी नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो अपने मेंबर्स को, डोनर्स को, कंट्रीब्यूटर्स को और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। और इसमें बनते हैं 3 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स: रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। So this is all for today and this is part 1
आई होप ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर्स का, तो आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे एंड आने वाले समय में और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। मेन कंटेंट है, बाकी मेरा पढ़ाना भी अभी शुरुआत है वीडियो बनाने का, तो डेफिनेटली मैं रुक रुक कर बोल रही हूँ, बट स्टिल कंटेंट अच्छा है तो आप डेफिनेटली इससे जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।